Question number 41, rotational motion at C. Burma. A uniform ladder of length 10 meter and mass 16 kg is resting against a vertical wall making an angle of 37 degree with it. The vertical wall is frictionless, but the ground is rough. An electrician weighing 60 kg climbs up the ladder. If he stays on the ladder at a point 8 meter from the lower end, what will be the normal force and the force of friction on the ladder by the ground? What should be the minimum coefficient of friction for the electrician to work safely? Okay, तो फिर से रीड करेंगे और स्टार्ट करते हैं ड्राइंग साथ साथ. A uniform ladder of length 10 meter and mass 16 kg is resting against a vertical wall making an angle of 37 with it. तो सबसे पहले वर्टिकल वॉल ड्रॉ कर लेते हैं. ये होगी वर्टिकल वॉल और ये होगी ग्राउंड की सरफेस. और यहाँ पे लैडर है. ओके, ये होगी लैडर. तो अब हमें मार्क करना पॉइंट. तो ये जो पॉइंट है इसको ए बोल देते हैं और यहाँ जो ये पॉइंट है इसको बी बोलते हैं. तो ग्राउंड और लैडर के बीच में फ्रिक्शन है. ये क्या है? रफ पोर्शन है. करेक्ट. एंगल कितनी बन रही है वर्टिकल वॉल के साथ? 37 डिग्री. ये 90 हो जाएगी तो ये कितनी हो जाएगी? 53 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री. आगे चलते हैं. इसकी मास 16 kg है तो हम सेंटर ऑफ मास ले लेते हैं लैडर का. कहाँ होगा? बीच में कहीं होगी, है ना? तो ये जो पॉइंट है ये है इसका सेंटर ऑफ मास. ओके. और 16 kg की लैडर है तो नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी लगेगी? mg. तो लैडर का मास टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी कितनी? 16 इंटू जी. लेंथ कितनी है लैडर की? देखो यहाँ से ये जो लेंथ है ये है 10 मीटर का. ओके. आगे क्या कह रहा है? द वर्टिकल वॉल इज फ्रिक्शनलेस बट द ग्राउंड इज रफ. ओके. अगर लैडर स्लिप होती है ना, तो क्या होगा? इस साइड जाएगी ये वाली पोर्शन और ये नीचे आएगी, है ना? तो लैडर की मूवमेंट किधर है? राइट वर्ड. तो फ्रिक्शन फोर्स अगर लगेगा तो किस तरफ लगेगा? लेफ्ट वर्ड लगेगा. तो इस पॉइंट यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगी वो किस डायरेक्शन में लगेगी? लेफ्ट वर्ड. हमने उसको एफ बोल दिया. ओके. अब यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लगेगी, है ना? ग्राउंड क्या करेगा? नॉर्मल रिएक्शंस लगाएगा ऊपर की तरफ. उसको हम बोलेंगे N1. और यहाँ वॉल, वर्टिकल वॉल नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, वो किधर होगी? राइट वर्ड. इसको हम क्या बोलेंगे? N2. क्लियर. अब आगे क्या कह रहा है वो देखते हैं.
An electrician weighing 60 kg climbs up the ladder. If he stays on the ladder at a point 8 meter from the lower end. ओके, तो यहाँ से वो 8 मीटर पे है, 8 मीटर पे, तो ये क्या हो जाएगी, लैडर पूरी 10 की है तो ये 5 हो जाएगी, तो ये 7.5 हो गई, फिर नियर अबाउट यहाँ, है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन है तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी लग जाएगी इलेक्ट्रिशियंस के ऊपर, mg, जो कि इक्वल कितना होगा 60 टाइम्स g के इक्वल। ओके, चलो ये हो गई 5 मीटर और ये हो गई 3 मीटर। ओके, अब क्या कह रहा है आगे, what will be the normal force and the force of friction on the ladder by the ground, यानी हमें N1 निकालना है और F निकालना है। What should be the minimum coefficient of friction, म्यू भी निकालनी है, तो हम ये 3 चीज़ें निकालनी है। तो सवाल को हम ने कन्वर्ट कर लिया डायग्राम में, अब ज़रूरत नहीं है सवाल की, करेक्ट। अब हम बनाएंगे डायग्राम थोड़ा बड़ा ताकि क्लैरिटी मिल जाए इसी डायग्राम का हेल्प लेके। तो मैं इसको वापस से बनाता हूँ स्केल का यूज करके। ओके, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले फोर्स को बैलेंस करेंगे, ठीक है, तो और फिर टॉर्क को बैलेंस करेंगे। तो जब हम फोर्स को बैलेंस करेंगे तो N1 हमें मिल जाएगी, तो देखते हैं कैसे कर रही हैं। N1 की डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ है ना, तो क्या हो जाएगी N1 पॉजिटिव हो जाएगी। फिर देखें ये जो mg है ना, इस mg की डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड, तो क्या हो जाएगा -mg। इसकी डायरेक्शन किधर है, अगेन डाउनवर्ड वर्टिकल, तो ये भी -mg। कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है ना लैडर में, मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी 0, तो इसलिए राइट साइड क्या हो गई 0। तो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो क्या आ जाएगी, इसको हम राइट साइड लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगी +mg और ये भी हो जाएगी कैपिटल mg। तो देयरफॉर जो नॉर्मल रिएक्शन आया है वो क्या हो गया, स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू जी। वैल्यू डालते थे, स्मॉल m की वैल्यू मतलब लैडर की जो मास है उसकी कितनी है 16, जो मास ह्यूमन का है वो कितनी है 60, और g की वैल्यू कितनी होती है 9.8, तो ये क्या हो जाएगा 76 इंटू 9.8। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 744.8 न्यूटन। राउंड ऑफ करेंगे, और क्योंकि सवाल जो है ना 3 सिग्निफिकेंट फिगर है और आंसर 4 सिग्निफिकेंट फिगर में हमारी आई है, तो इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर बनाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 745 न्यूटन। ये हो गई फर्स्ट पार्ट, क्लियर। अभी हमें फ्रिक्शन फोर्स निकालनी है, तो देखो हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस करते हैं, तो क्या होगा, जिस तरह हमने वर्टिकल किया उसी तरह हॉरिजॉन्टल, तो क्या होगा हॉरिजॉन्टल फोर्स राइट की तरफ क्या लग रही है N2 यहाँ पे, तो हम लिखेंगे N2। लेफ्ट की तरफ नीचे देखो क्या लग रही है F, फ्रिक्शन फोर्स, अगेन कोई एक्सेलरेशन नहीं है और कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स भी नहीं है इनके अलावा, तो 0। तो N2 जो है वो किसके इक्वल हो गई, फ्रिक्शन फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स किसके इक्वल हो गई N2। अगर हम N2 निकाल लें तो फ्रिक्शन फोर्स हमें मिल जाएगी, करेक्ट, ठीक है। अब ये जो N2 निकलेगी
ये किसको बैलेंस करने पे निकलेगी? टॉर्क को बैलेंस करने पे निकलेगी। मज़ेदार बात है, टॉर्क को बैलेंस करने के लिए आपके पास चॉइस है, आप कोई भी एक्सिस चूज कर सकते हो, ठीक है। बिकॉज हमें N2 निकालना है, तो हम इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क नहीं निकालेंगे, ठीक है। हम इसके अबाउट निकाल सकते हैं, इसके अबाउट निकाल सकते हैं, इसके अबाउट निकाल सकते हैं। ए के अलावा हम ये तीनों पॉइंट यूज कर सकते हैं टॉर्क निकालने के लिए। तो मैं बी पे यूज कर रहा हूँ। क्यों? अगर मैं बी पे यूज करूँगा तो क्या होगा, N1 और F का मुझे टॉर्क नहीं निकालना पड़ेगा, है ना। जिस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क निकाल रहे हो, उस पॉइंट पर जो भी फोर्स लग रही है उसकी टॉर्क क्या होती है? जीरो। तो हम क्या कर रहे हैं, इसके अबाउट निकाल रहे हैं, करेक्ट। तो यहाँ कौन कौन सी फोर्स है, देखो F और N1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। तो हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम इस पॉइंट O के अबाउट निकालते तो ये जो mg है वो जीरो हो जाती। इसके अबाउट, इसका नाम C ले लो, C के अबाउट निकालते तो इस कैपिटल mg की जो टॉर्क होती वो जीरो हो जाती। क्लियर हो गया, है ना। और हम किसी के भी अबाउट ले सकते हैं, कोई भी एक्सिस चूज कर सकते हैं। तो मैं जो चूज कर रहा हूँ ऐसी एक्सिस जो बी से होके गुजरती है। ओके, क्लियर, गुड। तो अब देखते हैं कैसे निकलेगा टॉर्क। टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला होता है पोजीशन वेक्टर और फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। तो इसकी जब हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो क्या होता है, पोजीशन वेक्टर टाइम्स फोर्स, ओके, और साइन थीटा। और जहाँ थीटा एंगल है पोजीशन वेक्टर और फोर्स के बीच में। ओके, तो ये लिख लेना, मैं रफ कर रहा हूँ इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। तो हम इस एक्सिस के अबाउट, यानी जो एक्सिस बी से पास कर रही है ना, तो हम उसके अबाउट निकालते हैं। किसका? पहले इस फोर्स का, mg फोर्स का, स्मॉल mg। तो क्या होगा, देखो ये पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इधर, है ना। इस एक्सिस पॉइंट बी से पोजीशन वेक्टर किधर हो गया, इधर। फोर्स किधर है, नीचे। तो एंगल क्या फॉर्म हो रहा है, ये वाला, ठीक है। और ये कितनी एंगल है वो हमें पता करनी है। ओके, बहुत सिंपल है। देखो ये 37 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 37, करेक्ट। तो ये कितनी हो जाएगी, 180 माइनस 37, है ना। ओके, 180 डिग्री माइनस 37, है ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की पूरी एंगल कितनी होती है, 180 डिग्री। तो अब हम टॉर्क निकाल लेते हैं, है ना। तो टॉर्क किसका निकाल रहे हैं, ओ का, ठीक है। यानी ओ पे जो मास है, किसके अबाउट, बी के अबाउट। कितनी आ रही है वो देखो। पहले तो देखो मास, फोर्स, पोजीशन वेक्टर डालो, यहाँ से ये कितनी, हाफ ऑफ द लैडर की लेंथ कितनी हो जाएगी, टोटल 10 है तो ये हो जाएगी 5। तो 5 हम लिख देते हैं। फिर क्या करना पड़ेगा, फोर्स, आर एफ साइन थीटा होता है ना, फोर्स कितनी लग रही है, एम जी, यानी 16 जी। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 16 जी। अब साइन थीटा कितनी हो गई, साइन 180 माइनस 37। तो देखो क्या निकल के आ रहा हमारा टॉर्क, ये 16 × 5 क्या हो गई, 80 जी, है ना। और साइन 180 माइनस 37 क्या होता है, साइन 37, क्योंकि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। और साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5। तो ये हो गई 80 जी इंटू 3/5।
तो ये कितना निकल के आया, थोड़ा इसको छोटा करते, थोड़ा क्या ज़्यादा ही छोटा करता हूँ और इसको मैं डार्क कर रहा हूँ। तो ये हो गई 80 इंटू 3/5 इंटू जी। तो ये 5 से कितने टाइम्स में जाएगा, 16 टाइम में जाएगा, है ना। 5 1 जो 5, 5 16 जब, तो कितनी हो गई 48 जी। ये हो गया हमारा टॉर्क। ठीक है, इसके बाद न्यूटन मीटर। अब हमें टॉर्क किसका निकालना है, सी का। तो क्या लिखेंगे, टॉर्क ड्यू टू फोर्स mg अबाउट b। सेम लॉजिक, पहले पोजीशन वेक्टर देखो कितनी है, यहाँ से उसका मैग्नीट्यूड b से c की डिस्टेंस कितनी है 8, तो 8 लिखा। फोर्स कितनी लग रही है 60g, तो 60g लिखा। ओके, फिर क्या लग रहा है एंगल, ये जो एंगल है और ये एंगल, दोनों एंगल क्या है सेम है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, तो सेम, ये कितनी हो जाएगी अगेन साइन 37। साइन 180 डिग्री माइनस 37 होगा, लेकिन अल्टीमेटली कितना आ जाएगा साइन 37। तो ये क्या होगा 60 इंटू 8 क्या हो गया 480g, और साइन 37 अगेन 3/5। तो ये कितना हो जाएगा, 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 9 जा 45, 3 5 6 जा, है ना। तो 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, 27 प्लस 1 28, 288 जी न्यूटन मीटर। ये निकल गया। अब हमें बस ये लास्ट वाले निकालनी है ना। चलो देखते हैं फिर। देखो यहाँ से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, टोटल 10 है, तो पोजीशन वेक्टर तो 10 हो गई। अब डायरेक्शन देखो, पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन किधर है, इधर है ना, और फोर्स की इधर, तो इनके बीच में एंगल ये बन रही है, ये निकालनी है हमें। ओके, तो हमारे पास ये 53 है। ओके, ये कितनी है 53। तो ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन दिख रही है ब्लू वाली और नीचे ब्लैक वाली, ये ऑल्टरनेट एंगल है, तो ये कितनी हो जाएगी 53 डिग्री। ओके, ये निकल गई, लेकिन चाहिए तो ये, हाँ ये देखो 37 है, तो इसके ऑपोजिट ये है, वर्टिकली ऑपोजिट, तो ये कितनी हो जाएगी 37 डिग्री। ये 37 हो गई, ये 53 है, और ये तीनों मिलके कितना बनेंगे, ये तीनों मिलके बनते हैं 180, तो ये हो जाएगा 90। ओके, तो ये टोटल कितनी हो गई 90 प्लस 37। ओके, 90 प्लस 37। तो देखो टॉर्क निकालेंगे यहाँ पे, तो टॉर्क है ना ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन N2 अबाउट B, कितनी आ रही है वो देखो। तो पोजीशन वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है 10 है ना, और फोर्स कितनी लग रही है N2 लग रही है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं दिया हुआ है, और एंगल बन रही है साइन 90 प्लस 37। ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा, ये N2 हो जाएगा साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, क्या होता है कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगी कॉस 37। ठीक है, अभी तक हमने सारे टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकाला हुआ था। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्शंस भी डालेंगे। तो देखो, जो N2 की वजह से जो टॉर्क मिला है हमें, N2 फोर्स की वजह से,
वो इस लैडर को कैसे घुमाने की कोशिश करेगी, क्लॉकवाइज। और जो लैडर की वेट की वजह से टॉर्क मिला है, यानी इस mg फोर्स की वजह से स्मॉल, वो कैसे घुमाने की कोशिश करेगी, एंटी क्लॉकवाइज। सिमिलरली ये जो मास है ह्यूमन का, वो भी इसको जो फोर्स लगाएगा वो भी एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्लॉकवाइज क्या होता है, नेगेटिव। तो यहाँ क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और वो दोनों पॉजिटिव रहेंगे, करेक्ट। तो ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, करेक्ट। अब टॉर्क को बैलेंस करने का तरीका क्या है, नेट टॉर्क जो होता है वो क्या होगा, जीरो। ठीक है, तो टॉर्क ए ड्यू टू बी प्लस टॉर्क एट ओ अबाउट ड्यू टू नहीं बी, अबाउट बी, टॉर्क अबाउट बी क्या हो जानी चाहिए, जीरो। तीनों टॉर्क को ऐड करेंगे, ठीक है। तो ए पे जो टॉर्क आया वो कितनी है, -10 एन टू cos 37। मैं वैल्यू भी डाल देता हूँ। cos 37 का वैल्यू होता है 4/5। तो 4/5 हो जाएगा, तो 40/5 -8 n2 ये हो जाएगी न्यूटन मीटर। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये कितनी है, -8 n2। ये कितनी है, बी पे, सॉरी, ओ पे कितनी आई थी हमारी, नीचे है यहाँ पे 48 जी, 48 जी। और सी पे 288 जी इक्वल टू 0। तो मैं क्या करूँगा, 8n2 को राइट साइड ले जाऊँगा, है ना। तो बन जाएगी 8n2, ये 48 प्लस 20, 288 कितनी हो जाएगी, 8 8 16, और ये 33 जी। सो n2 हो जाएगी 336 जी अपॉन 8। कितना हो जाएगा ये, 8 4 जा 32, 42 जी। तो ये हो जाएगी 42 जी। तो वैल्यू डालेंगे तो क्या होगा, 42 इंटू 9.8। तो जो n2 निकल के आएगी वो हमारी कितनी है, 42 इंटू 9.8, यानी 411.6 न्यूटन। हाँ, अगेन आंसर हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर में चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में है। तो ये हो जाएगी 412 न्यूटन। ओके, तो हमें n2 भी मिल गया। हाँ, देखो, हमें n2 मिल गया कितना, 412 न्यूटन। और n2 किसके इक्वल है, फ्रिक्शन फोर्स के, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स भी कितना हो जाएगा, 412 न्यूटन। और हमें पता है म्यू इक्वल टू क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, यानी n1 यहाँ पे हम निकाल रहे हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स कितनी है, 412 अपॉन नॉर्मल रिएक्शंस कितनी है, 745। इसको डिवाइड करेंगे, देखते हैं कितना होता है, 412 डिवाइडेड बाय 745। तो 0.553 आ रहा, ये हो गया आंसर।